ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जेनी से होती है, जो अपनी बेटी शाओ को लेकर रोड क्रॉस करने जा रही थी और तभी यहाँ पर एक कार उसे हिट करने वाली होती है। तो जेनी जल्दी से अपनी बेटी को बचा लेती है और वो खुद यहाँ एक्सीडेंट में मर जाती है। जेनी को जब होश आता है तो वो फिर एक अलग ही जगह पर होती है, जहाँ पर उसे अपनी बेटी शाओ का आगे का फ्यूचर नज़र आ रहा होता है कि वो कैसे बड़ी होती जा रही है और फिर उसे कैसे बुली किया जाएगा, जिससे फिर उसे ट्रॉमा हो जाएगा और वो खुद की जान लेने की कोशिश करेगी। तो ये देखकर जेनी को काफ़ी शौक लगता है और तभी वो अचानक से यहाँ से टाइम ट्रेवल कर जाती है। फिर हम देखते हैं कि 15 साल बाद जेनी का हस्बैंड लू उसे इतने सालों से याद कर रहा होता है और उसे वो वापस से रीबर्थ करवाने के लिए इतनी प्रेयर वगैरह कर रहा होता है, पर वो फिर उम्मीद हार जाता है कि 15 सालों में उसने उसके लिए इतना कुछ प्रे किया, लेकिन वो शायद अब वापस नहीं आने वाली है, इसलिए वो खुद की जान लेने की कोशिश करने जा रहा होता है। पर तभी अचानक से जेनी यहाँ पर उसके ऊपर गिरती है, तो वो सोचता है कि शायद मैं उसके पास पहुँचने वाला हूँ और वो बेहोश हो जाता है। जेनी तो उसे देखते ही शॉक होती है और इस जगह को भी वो इसे थप्पड़ लगाती है और सोचती है कि यानी मैं मरी नहीं हूँ बल्कि मैं फिर से रिबॉर्न हो गई हूँ। फिर वो इसे और थप्पड़ मारकर होश में लाने की कोशिश करती है, पर लू को तो होश ही नहीं आ रहा होता है। तो जेनी सोचती है कि लगता है मुझे खुद जाना पड़ेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए। फिर जेनी यहाँ से सीधा अपनी बेटी शाओ को ढूंढने के लिए जाती है और तभी इतने में उसे आवाज़ आती है कि कोई उसकी बेटी शाओ का नाम ले रहा है। तो वो जल्दी से देखने जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ को एक लड़की कुछ गुंडों के साथ मिलकर बुली करने पहुंची होती है और वो यहाँ वीडियो कैमरा चालू करके उनसे कह रही होती है कि इस लड़की के कपड़े उतारो, और ये सब यहाँ पर तमाशे देख रहे होते हैं। पर तभी जल्दी से जेनी वहाँ पर पहुंच जाती है अपनी बेटी शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो डंडा लेकर इन लोगों को डराती है कि तुम लोगों ने इसे हाथ भी लगाया ना, तुम लोग बचोगे नहीं। तो फिर लिन कहने लगती है कि तुम हो कौन और तुम इस शाओ की इतनी साइड क्यों ले रही हो? देखो अंकल लू को वैसे भी अपनी इस बेटी की कोई नहीं पड़ी है, तो हम लोग भी इसे कुछ छोड़ने वाले नहीं है और तुम इस मामले में पड़ोगी तो तुम भी नहीं बचोगी। तो जेनी फिर यहाँ सारे गुंडों से आसानी से फाइट कर लेती है और वो इसे भी एक डंडा मार के नीचे गिरा देती है। तो भी लिन कही जा रही होती है कि मेरी मॉम को पता चलेगा ना तो तुम बचोगी नहीं। फिर शाओ जल्दी से जेनी से कहने लगती है कि आप प्लीज़ मेरी फिक्र मत करो और आप जाओ यहाँ से, नहीं तो आप फालतू में प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। इसकी मॉम का नाम मियाओ है और ये और उसकी मॉम अभी जल्दी अब्रॉड से वापस आए हैं क्योंकि इसकी मॉम मेरे डैड से शादी करना चाहती है। ये सुनने के बाद जेनी सोचती है कि वो 15 साल बाद के टाइम पे रिबॉर्न हुई है और यानी इतने सालों तक वो मरी हुई थी, तो इस वजह से तो क्या पता लू किसी और से अब प्यार करने लग गया होगा और उसे शादी करना चाहता है। तो सोचती है कि मुझे भी उसे आज़ाद करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे किसी और वुमेन को अपनी बेटी को ऐसे बुली नहीं करने दूंगी। फिर जेनी यहाँ शाओ को समझाने लगती है कि तुम्हें इस लड़की से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तुरंत अपने डैड को कॉल करो। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि वापस से अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसके दोनों गार्ड्स उसे रोक रहे होते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। तभी इतने में लू को यहाँ पर जेनी का ब्रेसलेट नजर आता है, जिसे देखते ही वो पहचान लेता है कि ये तो जेनी का है। वो याद करता है कि ये तो मैंने उसे 15 साल पहले दिया था, तो ये अभी यहाँ पर कैसे। फिर वो सोचता है कि वो जब बेहोश हो रहा था तब उसने जेनी को अपने ऊपर गिरते हुए देखा था, तो इसे समझ आता है कि यानी वो इल्यूजन नहीं था और वो सच में वापस आ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेनी अपनी बेटी शाओ से लू को कॉल लगवा रही होती है, पर लू कॉल नहीं उठाता। तो फिर यहाँ लिन तुरंत ही कहने लगती है कि तुम्हारे डैड को भी तुम इतनी अनोइंग लगती हो, तो वो तुम्हारा कॉल क्यों उठाएंगे। अपसेट हो जाती है कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर लिन कहती है कि तो क्या, आखिर तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम की मौत हुई थी और तुम बहुत ही अनलकी हो, तुमसे कोई प्यार नहीं करता। तो जेनी चिल्लाती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और फिर वो शाओ को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी अनलकी नहीं हो, तो अपने बारे में ऐसा सोचना भी मत, और मॉम तो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो शाओ जल्दी से रोते हुए जेनी को हक करके उसे मॉम कहने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे दोबारा कभी मिल पाऊंगी। फिर लिन इस बात पर हंसते हुए कहती है कि तुम कितनी पागल हो जो तुम इस सब्स्टिट्यूट को अपनी मॉम समझ रही हो। ऐसा बोलकर वो हंस रही होती है। तो फिर शाओ कहने लगती है कि सच में मेरी मॉम है, मैंने अपनी मॉम को पहचान ली हूँ। तो जेनी खुश होती है कि आखिर ये मेरी बेटी है, तो ये तो मुझे पहचानेगी, हम दोनों का दिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर तभी लिन गुस्से में डंडा उठाकर जेनी के सर पे मारने वाली होती है, तो शाओ कहती है कि मॉम ध्यान से। तो फिर जल्दी से जेनी इस लिन को उठा के नीचे पटक देती है और कहती है कि इतनी छोटी होकर तुम्हें यहाँ लोगों को बुली करने की आदत है ना, तो तुम्हारी मॉम की जगह मैं ही तुम्हें एजुकेट कर देती हूँ। ऐसा बोलकर इसे और मारने वाली होती है। पर तभी इतने में लू यहाँ पर अपनी कार से आया होता है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो लिन उसे देखते के साथ ही खुश हो जाती है और फिर जैसे ही लू यहाँ पर जेनी को देखता है तो वो देखते ही रह जाता है। लिन जल्दी से उसे पकड़ के कहने लगती है कि अंकल लू अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, देखो आपको अब मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। शाओ तो डरी होती है और वो पूछने लगती है कि डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जेनी लू से कहती है
कि तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया। तो वो कहता है कि वाइफ तुम सच में वापस आ गई हो। ऐसा बोलकर वो खुश हो रहा होता है। तभी जेनी चिल्लाती है कि तुम्हारी बेटी ने अभी तुमसे कुछ बोली, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया। फिर यहाँ पर लिन तुरंत ही कही जा रही होती है कि अंकल लू आपको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, आपने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरा ख्याल रखोगे। तो लू कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। जेनी भी लू को चिल्लाने लगती है कि लगता है ये तुम्हारी फर्स्ट लव की बेटी है, फिर तो क्या तुम इसके और इसकी मॉम के लिए मुझे मारने वाले हो। तो लू कहने लगता है कि जेनी तुम ये क्या बोल रही हो, देखो मेरी कोई फर्स्ट लव नहीं है, बल्कि तुम ही तो मेरी फर्स्ट लव हो। जेनी कहती है कि हमारी बेटी ने तुम्हें 3 बार कॉल करी हेल्प के लिए, पर तुमने उसका कॉल नहीं उठाया। तो बताओ तुम्हारे हाथ टूट गए थे या फिर तुम बहरे हो चुके थे। ऐसा बोलकर उसे और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरी बेटी को अपनी फर्स्ट लव के हाथों छोड़कर उसे बुली करवा रहे थे। क्या तुमने मेरे लिए बस इतनी रिस्पेक्ट रखी है। ऐसा बोलकर उसे और थप्पड़ लगाती है। तो फिर लू कहने लगता है कि वाइफ तुम्हें याद है जब तुमने मुझे सबसे पहली बार भी थप्पड़ मारी थी तो ऐसे ही फील हुआ था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लू बहुत ही अमीर डैड का बेटा होता है और वो यहाँ अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अपनी कार से जेनी के पास पहुँचता है और उसे बहुत बड़ा फ्लावर बकेट देते हुए उसे प्रपोज करते हुए कहने लगता है कि वैसे तो तुम बहुत ही गुस्से वाली हो, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद हो, तो क्यों ना तुम मुझे हाँ बोल दो। तो जेनी उससे फ्लावर तो ले लेती है पर उसी से उसे मारती है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लू के फ्रेंड्स जेनी को चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर हमारे फ्रेंड को किस तरीके से ट्रीट कर रही हो, तुम जैसी गरीब लड़की को तो तुरंत ही हाँ बोल देना चाहिए था। तो लू इन लोगों को चिल्लाता है और कहता है कि ये तो उसका प्यार है मेरे लिए। फिर वो जेनी को मनाने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओ। तो जेनी उसे और थप्पड़ लगाती है। फिर इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है और लू जेनी का हाथ पकड़ के उसे वाइफ कह रहा होता है। तभी शाओ कहने लगती है कि मॉम डैड प्लीज़ आप लोग मेरी वजह से फाइट मत करो। तो फिर जेनी शाओ से कहती है कि तुम्हारी वजह से हम फाइट नहीं कर रहे हैं। तभी फिर बीच में लिन भी आ जाती है और कहने लगती है कि अंकल लू पे हाथ भी मत उठाना, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही जेनी लू से कहती है कि लगता है तुम्हारी फर्स्ट लव और उसकी बेटी के साथ तुम्हारी बहुत बनती है। तो लू जल्दी से इस लड़की लिन को दूर करता है और कहता है कि वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे पास कोई फर्स्ट लव नहीं है, इसकी जो मॉम है उसे मेरी मॉम ने हायर करी थी शाओ का ख्याल रखने के लिए और कुछ भी नहीं। जेनी चिल्लाने लगती है कि मैं अपनी जिस बेटी को जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ तुमने उसका इस तरीके से ख्याल रखियो कि उसे लोग बुली करते जा रहे थे। वो इसे चिल्लाकर फिर शाओ को घर ले आती है। तो यहाँ लू से मना रहा होता है कि वाइफ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और शाओ का भी बदला लूँगा। पर जेनी उसकी कोई बात नहीं सुनती है और वो शाओ को लेकर रूम में जाने के बाद दरवाज़ा भी बंद कर लेती है और फिर वो यहाँ उसे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि इतने सालों में तुमने क्या क्या सही हो। तो फिर शाओ बताने लगती है कि जब मैं 8 साल की थी तभी से मेरे डैड मुझसे ज़्यादा मिलने नहीं आते थे और मैंने तो बहुत ही कम उन्हें देखी हूँ। बस मुझे याद है कि वो टाइम पर हमेशा मेरे लिए पैसे भेजा करते थे और बहुत सारे गिफ्ट भी। तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मेरी लाइफ में वो लिन और उसकी मॉम मियाओ आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे डैड की भेजी हुई मेरे लिए दूसरी मॉम है जो कि मेरा ख्याल रखेंगी, इसलिए अगर मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो फिर वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। और मॉम देख लो ये सारे निशान, ये सब उन्हीं ने ही मुझे मारा है। जेनी को तो ये सब चोट देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो कहने लगती है कि सच में मैं उस औरत को माफ़ नहीं करूँगी। फिर वो पूछती है कि क्या तुमने इस बारे में अपने डैड को नहीं बताई। तो ये कहती है कि मैंने नहीं बताई, डैड मुझे पसंद ही नहीं करते थे, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैंने क्या गलत करी, शायद वो मुझसे नफरत करते होंगे। तो जेनी कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमसे कोई नफरत नहीं करता है। तो फिर शाओ बताने लगती है कि डैड तो 10 साल से गायब थे और मैंने तो इन 10 सालों में उन्हें अब जाके देखी हूँ। तो फिर जेनी सोचती है कि इन 10 सालों में लू ने आखिर किया क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू बहुत ही ड्रंक होकर घर आया होता है और वो जेनी को देखकर उसे जल्दी से हक कर लेता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम कितनी ज़्यादा क्रूएल हो ना, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था और तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो फिर जेनी यहाँ उसे पूछने लग जाती है कि आखिर तुमने मुझे वापस इस लाइफ में लाने के लिए क्या कर रहे हो। तो वो तो इतना नशे में होता है कि कुछ बता ही नहीं पाता और सो जाता है। तो जेनी सोचती है कि एक ना एक दिन तो मुझे अपने रीबर्थ के बारे में सच पता लग ही जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लू तो यहाँ जेनी को हक करके सो रहा होता है। तभी इतने में जेनी को आवाज़ आती है कि लू की मॉम शाओ को चिल्ला रही होती है अपनी उस लिन की वजह से। जेनी जल्दी से उठ जाती है और सोचती है कि लगता है तुम्हारी फर्स्ट लव को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। वो तुरंत ही यहाँ से चली जाती है और तभी फिर यहाँ लू भी उठ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू की मॉम कैसे शाओ को चिल्लाते हुए लिन की साइड ले रही होती है और कहती है कि देखो तुमने इसे कितना मारी हो, इसे कितनी चोट लग गई है। तभी फिर जेनी आ जाती है और शाओ से कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मॉम है यहाँ पर।
लू भी आ जाता है और कहता है कि मैं भी हूँ यहाँ पर। तभी लिन की मॉम म्याओ कहने लगती है कि शाओ तुमने मेरी बेटी को किस तरीके से मारी हो, देख लो। तो फिर जेनी यहाँ शाओ का साथ देने लग जाती है और कहती है कि इसने कुछ भी नहीं करी है। तो लू भी यहाँ जेनी का ही साथ दे रहा होता है और कहता है कि वाइफ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर लू की मॉम कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, देखो मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आ सकते, तो इसे तुम अपनी वाइफ क्यों समझ रहे हो। तो लू कहने लगता है कि मॉम मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने शाओ का ख्याल रखने के लिए आपको किसी को हायर करने बोला था, तो आपने एक ऐसी वुमेन को हायर करी जो कि शाओ को बुली करती रहती है। तो भी उसकी मॉम मान नहीं रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करी हूँ। तो शाओ फिर यहाँ अपनी चोट दिखाने लगती है कि कैसे यहाँ लिन और उसकी मॉम ने उसे सारी चोट पहुँचाए। तो जल्दी से फिर लू की मॉम इससे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो, तुम खुद गिर के ये चोट अपने ऊपर लगाई हुई हो और उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा रही हो। तो फिर लू कहने लगता है कि मॉम आखिर आप अपनी ग्रैंड डॉटर को ऐसे कैसे मार सकती हो। तो लू की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम्हें अब मैं झूठी नजर आ रही हूँ, एक तो मैंने तुम्हारी बेटी का इतने सालों से ख्याल रखी हूँ, तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, तुम तो इतने सालों से टेम्पल में पड़े हुए थे, पर तुम्हें मेरी नहीं बल्कि बस अपनी उस जेनी और उसकी इस बेटी की पड़ी हुई है। तो लू कहता है कि मॉम क्या आप भूल गई हो कि जेनी ने कैसी अपनी जान रिस्क पे डालकर मेरी जान बचाई थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेनी ने उस दिन लू को तो रिजेक्ट कर दी थी, पर फिर वहाँ पर गुंडे पहले से इंतजार कर रहे थे लू को किडनैप करने के लिए, और फिर वो लोग उसे मारने के लिए पकड़ के लेकर गए थे। पर फिर जेनी वहाँ पर पहुँच गई थी लू को बचाने के लिए, और उसने उन सारे गुंडों से फाइट करी थी और उसे बचा के वहाँ से लेके गई थी। फ्लैशबैक इसी के साथ ही खत्म होता है और लू की मॉम उसे चिल्ला कर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो क्या वो तुम्हें बचाती, बिल्कुल नहीं, उसने बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हें बचाई थी। तो फिर लू कहने लगता है कि जेनी ऐसी बिल्कुल नहीं है, आप उसके बारे में ऐसा मत बोलो। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि अब तो वो मर भी गई है तो उसे तुम भूल जाओ। तो जेनी कहती है कि मैंने कभी लू को पैसों की वजह से नहीं बचाई थी, और पहली बात तो ये कि मैंने कभी उसे शादी करना चाहिए नहीं थी, बल्कि आपने मुझे फोर्स करी थी कि मैं इससे शादी करूं, और आपने मुझे प्लीज करी थी और मेरे हाथ में अपनी फैमिली का हेirloom पकड़ा दी थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लू की जान बच गई थी तो लू की मॉम ने सच में जेनी को इसी तरीके से मनाई थी कि वो उसके बेटे से शादी कर ले, और उसे अपना ब्रेसलेट भी निकाल कर पहना दी थी। तो जेनी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ गया था। फिर यहाँ पर ये सब याद करने के बाद भी लू की मॉम को यकीन नहीं हो रहा होता है, और वो कहती है कि ये जेनी हो ही नहीं सकती है, ये कोई फेक लड़की है। फिर तुरंत ही लिन की मॉम म्याओ भी यहाँ पर नाटक करने लग जाती है और कहती है कि शाओ तुम मेरे ऊपर ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकती हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानी हूँ और तुम्हारा इतना अच्छे से ख्याल रखी हूँ। तो फिर शाओ कहती है कि अच्छा, अगर आपने मुझे अपनी बेटी की तरह मानी हूँ तो आपने मुझे मारी क्यों। तो जियांग म्याओ तो साफ मना कर देती है कि मैंने तो तुम्हें कभी नहीं मारी हूँ, आखिर मैं ऐसे क्यों करूँगी। फिर जेनी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम बस इतनी सी चोट खाने के बाद ऐसा बीमार होने का नाटक कर रही हो ना, तो रुको मैं दिखाती हूँ कि मैंने आखिर तुम्हें किस तरीके का मारी थी। और फिर वो यहाँ इस जियांग म्याओ को उठा के पटक देती है। तो लू तो जल्दी से यहाँ पर शाओ की आंखें बंद कर रहा होता है कि वो ये सब ना देखे। लिन चिल्लाने लगती है कि कोई तो मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करो। फिर लू की मॉम चिल्ला रही होती है कि लू क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारी वाइफ इसके कैसे मार रही है। तो लू कहता है कि मॉम मुझे अच्छे से दिख रहा है कि मेरी वाइफ ने किस तरीके का मारी होंगी, तो आखिर ये लिन इतना ज्यादा बीमार होने का नाटक क्यों कर रही है, ये सब झूठी चोट है। लू की मॉम से समझाने लगती है कि अगर इसने मारी भी होगी तो क्या हो गया, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए ना कि ये आखिर तुम्हें एक बेटा देने वाली है। तो लू कहता है कि मॉम यानी कि आप भी अब मान रही हो कि इसने शाओ को इस तरीके का मारी होगी। पर यहाँ लू की मॉम तो अभी भी नहीं मान रही होती है और अपनी बात पर अड़ी हुई होती है। तभी शाओ यहाँ बेहोश हो जाती है। तो लू और जेनी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शाओ को अभी भी होश नहीं आया होता है। तो लू यहाँ पर आकर जेनी को बता रहा होता है कि डॉक्टर ने बताया कि शाओ को इतने टाइम से बुली किया गया था, इस वजह से उसका ये हाल हो गया है, और वो इस वजह से जेनी को सॉरी कह रहा होता है कि वो इतने टाइम से घर पे नहीं था और उसे पता भी नहीं कि उसकी बेटी को ऐसे बुली किया जा रहा था। तो जेनी ऐसे थप्पड़ लगाती है और चिल्लाती है कि सॉरी बोल के अब क्या ही फायदा है, 10 सालों से उस जियांग म्याओ ने मेरी बेटी को इस तरीके से बुली करी है, और तुमने तो उसकी ज़रा सी भी केयर नहीं करी और ना उसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश करे। तुम्हारी वजह से आज उसे इतना कुछ बुली किया गया। अगर तुमने पहले ध्यान दिए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। क्या तुमने मेरी बेटी को ये सिला दिया हुआ है। तो जल्दी से फिर लू से हक करके कहने लगता है कि सॉरी वाइफ, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ और इसका बदला भी लेने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं
के सारे गार्ड्स लू की मॉम और यहाँ जियांग मियाओ और उसकी बेटी लिन, इन दोनों को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। और गार्ड यहाँ पर लू की मॉम से कह देता है कि बॉस का ऑर्डर है कि आप जाके अब टेंपल में रहो और वहाँ पर अपनी मन की शांति करो। और ऐसा बोलकर गार्ड्स गेट को भी बंद कर लेते हैं। फिर लू की मॉम तो इस जियांग मियाओ को चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें एक ग्रैंडसन देने के लिए खरीदी थी और तुमसे बस इतना सा भी काम नहीं हुआ और तुमने मेरे सारे पैसे भी ले ली। तो वो कहने लगती है कि आंटी बस मुझे एक और बार चांस दे दो, मुझे यकीन है कि मैं इस बार अपना काम पूरा करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के लू और जेनी जब यहाँ घर आते हैं तो लू जेनी के लिए डोर खोलता है, पर जेनी उसे बहुत ही गुस्सा होती है और वो शाओ को लेकर तुरंत ही रूम में चली जाती है और दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। और इसे तो वो लोग रूम में भी नहीं लेते, तो ये बेचारा बाहर ही खड़ा रह जाता है और फिर अपने हाउसकीपर से कहने लगता है कि तुम यहाँ मुझे देख क्या रहे हो, जाओ अपना काम करो, देखो तुम्हारा क्लीनिंग वगैरह का काम तुमने ठीक करवाया कि नहीं। तो फिर हाउसकीपर कहने लगता है कि बॉस आप देख लो, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो भी लू से थोड़ा प्राइवेट स्पेस देने के लिए बोलता है। तो जैसे ही वो चला जाता है तो लू यहाँ कैसे भी करके दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढ रहा होता है और तभी गार्ड्स भी देखने लग जाते हैं कि आखिर बॉस क्या कर रहे हैं। फिर हाउसकीपर को भी ये देखने के बाद समझ आता है कि अच्छा, तो प्राइवेट स्पेस से उनका ये मतलब था। फिर वो लोग इसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं और फिर यहाँ जेनी शाओ का बाल बांध रही होती है पर उससे ठीक से आ नहीं रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि सॉरी, देखो अभी मैं एक अच्छी मॉम नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारा बाल भी बांधना नहीं आ रहा है। तो शाओ कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, आप तो 4 लोगों को मार के गिरा देती है, तो मेरी मॉम तो सबसे ज़्यादा औसम है। आपको पता है इतने सालों से जब मुझे बुली किया जा रहा था तो मैंने आज तक उनसे कभी फाइट नहीं करी, लेकिन अब मेरे पास मॉम है, आपने मेरा उनसे बदला लिए तो मुझे अब कितना अच्छा लग रहा है। जेनी कहने लगती है कि फिक्र मत करो, अब मैं हूँ ना तुम्हारे पास, और क्यों ना हम दोनों अब अब्रॉड चले और वहाँ जाके रहे। तो शाओ पूछती है कि क्या सिर्फ हम दोनों और हम लोग डैड को नहीं लेके जाएंगे। तो जेनी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, सिर्फ हम दोनों चलेंगे। तो शाओ बहुत ही हैप्पी हो जाती है, पर तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और कहने लगता है कि वाइफ तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और फिर वो नील डाउन करके यहाँ जेनी को मना रहा होता है कि वाइफ ऐसे मत जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो वो कहती है कि देखो डॉक्टर ने बताया कि शाओ को अब ठीक करने के लिए उसे एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, इसलिए मैं उसे यहाँ से दूर लेके जाना चाहती हूँ। और अगर तुम भी वहाँ पर चलोगे तो शाओ जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने देखी हूँ कि शाओ तुमसे अटैच नहीं है और वो तो उल्टा तुमसे भी डरती है। और हाँ, तुम तो मेरी बेटी से नफरत करते हो ना, तो आखिर तुम्हें क्यों जाना है अब्रॉड। तो फिर वो कहता है कि आखिर मैं शाओ से कैसे नफरत कर सकता हूँ, वो हमारी बेटी है। लू कहता है कि बस मैं उसकी केयर इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि शायद मैं जब भी उसे देखा करता था तो बस मुझे तुम्हारी मौत याद आती थी और मैं बहुत ही अपसेट हो जाया करता था। और वाइफ तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं कितना अपसेट रहा हूँ। तो जेनी कहती है कि लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि उस जियांग मियाओ को लेकर तुम मेरी बेटी को बुली करवाओ। तो फिर लू बताता है कि वाइफ मुझे पता भी नहीं था कि वो जियांग मियाओ ऐसे हमारी बेटी को बुली करी होगी, मुझे तो बस ये लगा था कि मेरी मॉम ने कोई मेरी डिस्टेंट कजिन को घर बुलाई हुई है और वो मेरी बेटी का ख्याल रख लेगी, इसलिए मैं मान गया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो ये सब करेगी। तो वाइफ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और चाहो तो मुझे 2 थप्पड़ और मार लो, पर मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा बोलकर वो उसे हक कर रहा होता है। तो फिर जेनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने भी इतना कुछ सहे हो इतने सालों में, लेकिन बस तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, तुम्हें शाओ का ख्याल रखना चाहिए था। लू कहता है कि वाइफ बस मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तो जेनी कहती है कि मैं ऐसे नहीं माफ़ करूँगी, सब अब शाओ पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हें माफ़ करना चाहती है कि नहीं। तो फिर लू कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी मुझे ज़रूर माफ़ करेगी। पर दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जिसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि डैडी आखिर मेरी मॉम को मुझसे कैसे छीन सकते हैं, उनके पास भी तो खुद की मॉम है ना। फिर रात में हम देखते हैं कि जेनी और लू जब साथ में सोने जा रहे होते हैं तभी शाओ यहाँ रोते भी आ जाती है और कहती है कि मॉम मुझे आपके बिना बहुत डर लग रहा है, मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। तो फिर जेनी शाओ के साथ चली जाती है। तो लू बेचारा बहुत अपसेट हो जाता है। फिर रात में जब वो दोनों सो जाते हैं तो लू चुपके से रूम में जाता है और जेनी को उठा के वापस अपने रूम में ले आता है। फिर वो जेनी के पास खुश होता है और सोचता है कि अपनी वाइफ के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। पर फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग लू की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जेनी तो यहाँ पर है ही नहीं। वो बहुत ही डर जाता है और जल्दी में बाहर जाता है तो देखता है कि नीचे वो शाओ के साथ बैठी होती है। तो फिर वो जल्दी से उसके पास आता है और कहता है कि वाइफ जागने पर मुझे बता तो देना चाहिए था, मैं तो डर ही गया था कि मेरी वाइफ कहाँ पर चली गई है। और फिर जैसे ही वो उसे टच करने जाता है तो जेनी उसे मार के दूर करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी वैसे बोलने की, तुम्हें पता भी है कल तुमने मुझे अचानक से शाओ के रूम से लेकर चले गए और फिर शाओ अकेली रह गई तो वो कितनी अपसेट थी और रो रही थी, और देखो वो सो भी नहीं पाई है और उसकी आँख भी इतनी लाल हो चुकी है।
जेनी शाओ को समझाने लगती है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो शाओ कहती है कि मॉम क्या आप हर रोज़ मेरे साथ सोओगी? तो जेनी उसके लिए भी हाँ बोलती है। तो लू कहने लगता है कि आखिर क्यों, ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को तुम मुझसे ऐसे नहीं छीन सकती हो। आखिर तुम क्यों अकेले नहीं सो सकती? तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो, पूरी 18 साल की हो चुकी हो। तो फिर जेनी गुस्से में लू को देखती है तो वो डर जाता है। फिर शाओ रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि मॉम मैं इतने सालों से आपके बिना रही हूँ और अब मैं और नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। तो जेनी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लू कुछ कहने जाता है तो जेनी उसे फिर से थप्पड़ लगाती है और शाओ से कहती है कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम लोग अपना रूम में चलते हैं। तो शाओ कहती है कि मॉम डैड को कहीं चोट लग गई होगी तो फिर वो वहाँ दर्द में चिल्ला रहा होता है। पर जेनी बिल्कुल फिक्र नहीं करती और कहती है कि तुम्हारे डैड बहुत ही मोटी स्किन वाले, इसलिए इन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसा बोलकर जेनी यहाँ लू को इग्नोर करते हुए शाओ को लेकर चली जाती है। वो बेचारा अपसेट पड़ा होता है, तभी उसका साथ देने के लिए हाउसकीपर आ जाता है और कहने लगता है कि बॉस अपसेट मत हो, आखिर वो आपकी बेटी है ना, तो आपकी वाइफ आपकी बेटी के साथ रहेगी तो क्या हो गया, आखिर 15 सालों तक आपकी बेटी अपनी मॉम से दूर रही है। तो फिर लू कहने लगता है कि मैं भी तो अपनी वाइफ से दूर रहूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ कंपनी में बैठा होता है और वो इतना अपसेट होता है तो उसके फ्रेंड उसे देखकर सोचते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया, इसको किसने परेशान कर दिया। वो लोग उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है। तो फिर लू पूछता है कि तुम लोग मुझे कोई सॉल्यूशन दोगे, मेरी वाइफ को कोई मुझसे छीनना चाह रहा है और मेरी वाइफ उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर लोग शॉक होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिस्टर इन लॉ तुझे छोड़कर किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती है। तो फिर लू बताता है कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है, तो तुम लोग कोई सॉल्यूशन दो ताकि मैं अपनी वाइफ को अपनी बेटी से दूर कर सकूं। तो फिर लोग कहते हैं कि तू पागल हो गया है, आखिर हम किसी मॉम और बेटी के रिलेशन को कैसे ख़राब कर सकते हैं, और वैसे भी तेरी वाइफ इतने सालों बाद अब वापस आई है तो अच्छा रहेगा ना कि वो अपनी बेटी के पास भी टाइम स्पेंड करे, तो उन लोग को थोड़ा अकेला छोड़ दे। लू कहता है कि मैं भी तो इतने सालों से तो दूर रहा हूँ ना, तो मुझे भी तो अपनी वाइफ चाहिए, और अगर तुम लोग मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दोगे तो मैं फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो फिर उसके फ्रेंड उसे सॉल्यूशन देने के लिए मान जाते हैं। तो फिर लू बड़ा खुश हो जाता है और फिर उसके बाद लू घर जब पहुँचता है तो वो जेनी को दिखाने लगता है कि देखो मैं अपनी बेटी को ट्रिप पर भेजने के लिए एक अच्छा प्लान बना कर लेकर आया हूँ, तो बताओ कौन सी अच्छी घूमने की जगह हमारी बेटी को भेजे जाए। देखो मैंने डॉक्टर से पूछ के आया हूँ कि अगर ये अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बाहर घूमने जाएगी ना तो फिर इसका मूड अच्छा होगा। तो फिर जेनी को भी आइडिया सही लग रहा होता है और फिर यहाँ शाह समझ रही होती है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम को दूर करने के लिए सारी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो कहने लगती है कि मॉम आपको पता है मेरे फ्रेंड्स लोग हमेशा कहते थे कि वो अपनी मॉम्स के साथ शॉपिंग पे जाते हैं पर मैं नहीं जा पाती हूँ, तो पता है मुझे कितना बुरा लगता था। तो फिर जेनी कहती है कि हम लोग अभी इसी वक्त शॉपिंग पर चलेंगे और वो जेनी को लेकर जानी होती है। तो फिर लू कहता है कि मैं भी साथ चलूँगा। तो फिर शाओ नहीं मान रही होती है कि डैडी आपका साथ चलना सही नहीं होगा। तो वो कहता है कि अरे मैं चलूँगा तो मैं बिल भी तो पे करूँगा और बैग्स भी उठा लूँगा। तो भी शाओ नहीं मान रही होती है। तो जेनी कहती है कि तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, ठीक है, और वो शाओ को लेकर चली जाती है। तो फिर लू फिर छुपते छुपाते हुए इन लोग के साथ मॉल पहुंच ही जाता है और वो लोग वहाँ शॉपिंग कर रही होती है तो ये छुप कर उन्हें देख रहा होता है और फिर वो भी अपना कुछ ड्रेस शॉपिंग के लिए चला जाता है। तभी इस मॉल में म्याओ और लिन भी आए होते हैं और वो लोग यहाँ पर गार्ड स्टाफ को कहकर जेनी और शाओ दोनों को यहाँ से निकालने के लिए बोलते हैं। तो फिर स्टाफ यहाँ पर फिर इन लोगों को जाने के लिए बोल रहे होते हैं। तो फिर शाओ बताने लगती है कि ये असल में मेरी असली मॉम है और वो तो मेरी स्टेप मॉम है, तो फिर आप लोग इन्हें कैसे जाने के लिए बोल सकते हैं। जेनी शाओ से कहती है कि तुम अपने डैड को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। तो फिर शाओ लू को कॉल लगा रही होती है और हम देखते हैं कि लू तो अपना ड्रेस पहनने में बिजी होता है तो वो देर से कॉल उठाता है। जेनी तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और लू से कहती है कि लगता है तुम्हें मेरे से एक चांस भी नहीं चाहिए। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर पहुँचता है और जेनी को मनाने लगता है कि वाइफ मुझसे गलती हो गई है, देखो हम लोग कोई और मॉल में चलते हैं ना। तो जेनी और गुस्सा हो जाती है और इसे थप्पड़ लगा कर चिल्लाती है कि इसका मतलब है कि ये मॉल तुम्हारी इस फर्स्ट लव के लिए। तो लू कहता है कि वाइफ ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब था मेरे ऐसे 20 और मॉल है, तो तुम्हें ऐसे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। जेनी गुस्सा हो रही होती है तो लू तुरंत ही नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगता है। जेनी कहती है कि तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी को ये लिन किस तरीके से ट्रीट कर रही थी, ये तुम्हारी बेटी से नील डाउन करवा कर इससे अपने शूज़ भी पहन रही थी। तो फिर लू शाओ से कहने लगता है कि अगर तुम मेरी बेटी हो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भरा था। जेनी लू को चिल्लाती है कि एक तो हमारी बेटी बुली हुई है और तुम इसे चिल्ला रहे हो, और वो इस पर और गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगी। लू कहता है कि वाइफ ऐसा मत करो, पर जेनी उसकी फिर एक भी बात नहीं सुनती और शाओ को यहाँ से लेकर जाती है। और शाओ ने तो ये वाला झूठ बोली हुई थी और वो बड़ी खुश हो रही होती है।
फिर घर जाने के बाद शाओ मस्जिद में पैकिंग कर रही होती है और जेनी उसे बता रही होती है कि सारे कपड़े यहाँ से ले लो, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। लू यहाँ पहुँचकर जेनी को मनाने लगता है कि वाइफ तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, और वो बैग में भी जाके बैठ जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जेनी फिर यहाँ से शाओ को ऐसे ही लेकर जाने लगती है। तो लू कार का पीछा कर रहा होता है और जेनी को मनाने लगता है कि वाइफ मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, पर वो नहीं सुन रही होती है। तो लू फिर यहाँ बेहोश होने का नाटक करता है। तो फिर लू को बेहोश होता हुआ देखकर जेनी रुक जाती है और फिर डॉक्टर यहाँ लू की कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि आप उसकी वाइफ है, एक्चुअली में आप उनसे इतने सालों से दूर थी, इसलिए वो इतने ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं कि वो दिल से बीमार हो चुके हैं, और अगर उन्हें तो वापस से स्टिमुलेट किया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। तो ये सुनने के बाद फिर जेनी बहुत ही अपसेट होती है और लू के पास ही उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही होती है। तो हाउसकीपर फिर यहाँ लू के बारे में जेनी को बताने लगता है कि मैडम आपको पता है, आपके जाने के बाद मिस्टर लू आपकी याद में आपकी बॉडी के पास से कहीं जा ही नहीं रहे थे और वहीं पे पड़े पड़े थे। तो उनकी मॉम का ऑर्डर था कि उनको बेहोश करके वहाँ से लेके जाए, पर फिर जब मिस्टर लू को होश आया तो वो तो अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे और कुछ भी खा पी भी नहीं रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो भी आपके पास पहुँच जाए, पर ये सब ट्रिक उनकी काम नहीं करी। तो फिर वो टेम्पल चले गए और उन्होंने इतने सालों तक आपके लिए प्रे करे और तब जाकर आप उन्हें वापस मिली हैं। सच में उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। तो जेनी तो ये सब जानने के बाद रो रही होती है और फिर वो हाउसकीपर से कहती है कि तुम यहाँ उसका ख्याल रखो, मैं उसके लिए सूप बना कर लेकर आती हूँ। पर फिर हमें पता लगता है कि लू ने तो बस ये सब बीमार होने का नाटक करा होता है और हाउसकीपर और डॉक्टर भी उसके साथ मिले होते हैं और वो उन दोनों को ही बोनस दे देता है, तो वो लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं। पर दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि लू की वजह से बहुत ही अपसेट होती है कि उसकी मॉम फिर से उसके डैड की वजह से यहाँ पे रुक गई। फिर जैसे यहाँ पर जेनी आती है तो वो कहने लगती है कि तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो फिर शाओ पूछती है कि मॉम क्या आप डैडी से प्यार करती हो? तो जेनी हाँ कहने लगती है। शाओ पूछती है कि फिर आप मुझे अपनी और डैड की पुरानी स्टोरी सुनाएंगी? फिर जेनी शाओ को अपनी और लू की स्टोरी सुनाने लगती है और बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी में मिले थे। उस टाइम पर मैं बहुत ही गरीब स्टूडेंट थी और मैं स्कॉलरशिप से ही अपनी स्टडीज़ चला रही थी, और जो तुम्हारे डैड थे वो तो बहुत ही अमीर थे, उनके फैमिली ने यूनिवर्सिटी में 2-2 बिल्डिंग्स भी डोनेट करे थे और वो तो इतना अमीर था कि स्कूल का बुली बन के घूमता था। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि कैसे लू हमेशा जेनी को चेस करता रहता था और उसे इतना मनाता था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और फिर एक दिन जब लू मुसीबत में था तो जेनी ने उसकी जान बचाई थी। तो उसके बाद लू की मॉम ने जेनी को अपनी डॉटर इन लॉ बनने के लिए बोली और फिर ग्रेजुएशन के बाद दोनों की शादी हो गई। और ये सारी चीज़ें जेनी शाओ को बता रही होती है कि तुम्हारे डैड इतने हैंडसम थे कि मैं मना ही नहीं कर पाई। तो फिर शाओ को समझ आता है कि अच्छा, तो मम्मी को हैंडसम मैन पसंद थे। फिर ये तीनों जब साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं तो जेनी तो बस शाओ की प्लेट में खाना डाली जा रही होती है। तो लू कहने लगता है कि वाइफ खुद भी तो कुछ खाओ ना, तुम बस उसे ही खिलाई जा रही हो। पर जेनी इसकी बात सुन ही नहीं रही होती है। तभी शाओ कहने लगती है कि डैडी आप कितने ओल्ड हो चुके हो ना, आप तो पूरे 40 साल के हो चुके हो, आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो फिर लू फिक्र करने लगता है और कहता है कि ऐसा मत बोलो, आखिर मैं इतना भी ओल्ड नहीं हूँ। जेनी कहने लगती है कि मम्मी देखा जाए तो आप टाइम ट्रेवल करके आई हो, तो यानी आप 15 साल पहले के टाइम से आ गई हो, आप डैडी से 15 साल छोटी हो। और फिर वो लू के बारे में जेनी के कान में कुछ कहती है तो दोनों ही मिलकर हंसने लगते हैं और लू सोचता है कि दोनों ही मॉम बेटी मिलकर मेरे ऊपर हंस रहे हैं। और तभी लिन और उसकी मॉम बाहर नील डाउन करके बारिश में भीग रहे होते हैं और माफ़ी मांगते हुए कह रहे होते हैं कि प्लीज़ अंकल लू हमें अंदर ले लो, नहीं तो फिर मेरे डैड आकर हम दोनों को मारेंगे। तो फिर लू इन दोनों को अंदर आने दे देता है और दोनों फिर माफ़ी मांगते हुए उससे थैंक्स भी बोल रहे होते हैं। तभी फिर जियांग म्याओ यहाँ पर अपनी जान लेने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जल्दी से लू की मॉम पहुँच जाती है और वो लू को चिल्लाने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम इसे इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे हो। वो लू को यहाँ पर एक लेटर दिखाती है और कहती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम 10 सालों से टेम्पल में कर क्या रहे थे। एक्चुअली में ये विशिंग लेटर होता है जो कि लू ने जेनी के लिए किया था और उसकी मॉम यहाँ पर इसे फाड़ने की बात कर रही होती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो इस लिन और इसकी मॉम जियांग म्याओ को माफ़ नहीं करेगा तो फिर वो इस लेटर को फाड़ देंगी। तो लू मान जाता है और इन दोनों को छोड़ देता है। पर फिर जेनी लू से और गुस्सा हो जाती है कि वो आखिर उसकी बात क्यों नहीं सुनता है और फिर से वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है और बेचारा लू बस बाहर से आवाज़ देता रह जाता है। फिर इसके बाद शाओ अपनी मॉम के लिए 4 ट्यूटर हायर करती है
है जो कि हैंडसम बंदे होते हैं। और इन चारों को देखकर लू बहुत ही जेलस हो रहा होता है। तो जेनी उसे चिल्लाती है और कहती है कि ये तुम्हारी बेटी के ट्यूटर हैं, तुम आखिर सोच क्या रहे हो। तो लू कहता है कि ऐसे मॉडल जैसे दिखने वाले ट्यूटर कैसे हो सकते हैं, और वो शाओ को डांटा होता है। तो जेनी से चिल्लाती है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत कि तुम टीचर्स के बारे में ऐसे ही बोल रहे हो, और वो उसे थप्पड़ भी लगाती है। तो फिर वो चुप हो जाता है और फिर लू उन चारों को सबक सिखाने के लिए अकेले में यहाँ पनिशमेंट देने के लिए बुलाता है और बेचारों को यहाँ धमकी देते हुए डरा रहा होता है कि आखिर उन लोगों को किसने हायर किया है। तो फिर वो लोग डर के मारे बता देते हैं कि उसकी बेटी शाओ ने। फिर वो समझ जाता है कि अब अगर वो इन लोग के साथ कुछ करेगा तो जेनी डांटेगी, इसलिए वो बस इन लोग को वेजिटेबल्स कट करके खिलाता है पनिशमेंट के तौर पे। और फिर वो यहाँ जेनी और शाओ के लिए खाना बना कर लाया होता है और कहने लगता है कि आज मैं एक अच्छा डैड बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जेनी कहती है कि उम्मीद है कि फिर तुम अच्छे से बनोगे। और फिर लू ने हाउसकीपर के जरिए अपनी बेटी शाओ तक उसके क्लास का पूरा शेड्यूल पहुंचाया होता है, जो कि इतना लंबा होता है कि वो भी देखकर शॉक हो जाती है। और दूसरी तरफ लू यहाँ जेनी को खुश करने के लिए मेल मॉडल बनकर उसके लिए डांस कर रहा होता है और उसने इतना मेकअप भी किया होता है कि जैसे उसकी मॉम उसे ऐसी हालत में देखती है तो वो शॉक हो जाती है और कहती है कि ये मेरे बेटे का क्या हाल बन चुका है। जेनी कहती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं करी हूँ, वो खुद कर रहा है। तो फिर यहाँ लू भी कहने लगता है कि मॉम मैं अपनी मर्जी से सब कर रहा हूँ। तो फिर मॉम फिर भी यहाँ पर जेनी को चिल्ला रही होती है और उसे वो 5 मिलियन का कार्ड दे देती है और कहती है कि आप तो मेरे बेटे को छोड़ दो। तो जेनी तो खुश जाती है पैसे लेकर और फिर वो जाकर सारे उन चारों बंदों को पे कर देती है और बता देती है कि वैसे तो ये सब लू की मॉम की तरफ से उन लोग को पेमेंट मिली है। फिर लू का हाउसकीपर तो यहाँ पर उसकी मॉम को बाहर निकाल देता है और कहता है कि आप जाके आराम से टेम्पल में रहो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब ये लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो यहाँ पर लू को जेनी के साथ इतना खुश देखकर शाओ सोचती है कि लगता है कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो बेहोश होने का नाटक करती है और उसके बाद डॉक्टर यहाँ जेनी को बताता है कि उसकी बेटी को कुछ ज़्यादा ही स्टडी का प्रेशर दिया जा रहा है। तो फिर जेनी लू को बहुत डांटने लगती है कि आखिर वो अपनी बेटी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कैसे डाल सकता है। फिर यहाँ पर शाओ आ जाती है और कहने लगती है कि मॉम आप डैडी को मत ब्लेम करो, उनकी क्या गलती है, वो तो बस मेरा अच्छा ही चाहते हैं, वो तो मैं यूजलेस हूँ कि मैं इतनी स्टडी नहीं कर पा रही हूँ। तो जेनी यहाँ लू को और डांटने लगती है। तभी शाओ कहती है कि मॉम क्या आप भी मेरे साथ क्लास के लिए चल सकती हो। तो फिर लू कहने लगता है कि तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो, तुम पूरे 18 साल की हो, तो तुम आखिर ऐसे बच्चे वाली हरकत क्यों कर रही हो। जेनी उसे चिल्लाती है और शाओ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्लास के लिए चलूंगी। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होने लगती है और लू समझ रहा होता है कि सच मैंने इसे बहुत ही अंडर एस्टिमेट करा हूँ। फिर इसके बाद क्लास के टाइम पर लू भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन चारों लड़कों को जेनी के बिल्कुल नज़दीक नहीं आने देता है। तो फिर शाओ तो बहुत गुस्सा होती है और फिर वो अकेले में चारों को गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि तुम लोगों से कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है। तो वो लोग तो यहाँ डर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें आपके डैड की तरफ से ऑर्डर मिला था। तो शाओ इन लोग को चिल्लाती है कि तुम लोग मेरे डैड से डर रहे हो, देखो तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये सभी इससे डर कर इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लू की मॉम फिर से यहाँ घर पे हंगामे करने आ जाती है। तो शाओ फिर प्लान बनाकर अपनी जान लेने जाने की एक्टिंग करती है। तभी यहाँ पर लू पहुँच जाता है और कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कोई ऐसे टाइप की लड़की नहीं हो जिससे आसानी से बुली किया जाए, तो फिर आखिर तुम बुली होने का प्रिटेंड क्यों करती रहती हो। तो फिर वो सब बता देती है कि उसने ये सब जानबूझ के करी है क्योंकि उसे पता था कि वो अगर बुरी होगी तो ही उसकी मॉम उसे बचाने के लिए आएगी। तभी फिर जैसी जेनी यहाँ पहुँचती है तो जानबूझ के फिर से शाओ यहाँ बुली होने का नाटक करने लगती है। तो जेनी फिर से लू पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लेके रहूँगी, अब तुम कल ही मेरे साथ कोर्ट चलना। तो लू मनाने लगता है कि प्लीज़ वाइफ ऐसा मत करो। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शाओ लिन को सबक सिखाने के लिए गई होती है और जितना उसने उसे बुली करी थी वो भी उसे वहाँ पर ऐसी बुली करती है। दूसरी तरफ फिर हम लिन की मॉम को देखते हैं जो कि अलग ही प्लानिंग कर रही होती है कि वो ऐसे लू को किसी को भी छीनने नहीं देगी। तभी हम देखते हैं कि जेनी को कुछ गार्ड पकड़ के लेकर जाते हैं लू की मॉम के पास और यहाँ लू की मॉम जेनी को अब पहचान जाती है और कहती है कि यानी तुम असल में जेनी हो। तो वो भी कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। उससे पूछती है कि तुम वापस कैसे आ पाई हो। तो जेनी बता देती है कि शायद मैं वापस से रीबॉर्न हुई हूँ। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि पता ही कैसे हुआ है, ये सब लू की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है वो 10 सालों से टेम्पल में कर क्या रहा था, वो तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहा था और उसने अपने जान के बदले में तुम्हारी जान मांगा है। जेनी तो ये सब जानने के बाद काफ़ी शौक होती है और फिर यहाँ लू की मॉम उसे बुलाकर जेनी को छुपने के लिए बोलती है और लू से इस बारे में सवाल पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है, अपनी जान के बदले में उसने जेनी के लिए लाइफ मांगा है और इस वजह से अब उसकी जान को खतरा है और उसे कुछ भी हो सकता है। तो लू अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम आप फिक्र मत करो,
मॉम कहती है कि अब तुम मुझे क्या कह रहे हो, अब तुम अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करो, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर जेनी इस बारे में लू से पूछने लगती है, तो वो कहता है कि वाइफ तुम इस बारे में बिल्कुल फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनी यहाँ रोने लगती है और लू से कहती है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करी थी। तो लू ये सुनकर शॉक होता है कि जेनी का गुस्सा अब शांत हो चुका है। फिर दोनों यहाँ किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लू के पास शाओ के भेजे वो चारों टीचर पहुंच जाते हैं उसे सेड्यूस करने के लिए। तो जल्दी से लू भी पहुंच जाता है और वो उन लोग को मौका नहीं दे रहा होता है, तो जेनी उसे अपने साथ रूम में लेके जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लू जब यहाँ शाओ को दूध देने आया होता है, तभी शाओ लू के मुँह पे ही बोल देती है कि मैं आपको अपनी मॉम को छीनने नहीं दूंगी। तो लू भी उसे कंपटीशन करने के लिए मान जाता है। तो शॉ कहने लगती है कि डैड आप ही हारने वाले हो, और फिर वो यहाँ दूध का गिलास गिराते हुए कांच अपने हाथ पे गड़ा लेती है। और फिर जैसे ही जेनी यहाँ पर आती है तो फिर शॉ एक्टिंग करती है कि लू की वजह से उसे चोट लगी है। तो फिर जेनी फिर से लू से गुस्सा हो जाती है और उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे बहुत मारती है। बेचारा इतना मार खाने के बाद फिर जेनी के साथ कोर्ट भी जाता है और वो यहाँ उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लाती है और डिवोर्स फाइल करके उसे बाहर छोड़कर कार से चली जाती है और बेचारा लू बस खड़ा देखता रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेनी यहाँ शाओ और उन बाकी चारों मॉडल्स के साथ घर पे यहाँ बातें वगैरह कर रही होती है और ये लोग ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी जल्दी से लू भी यहाँ पहुँच जाता है और वो भी इन लोगों के साथ बातें कर रहा होता है। तो जेनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि वाइफ अभी भी हमारे पास 30 दिन बचे हुए, तो अभी भी हम लोग लीगल कपल है और वाइफ मैं भी तो शाओ का डैड हूँ ना, तो मेरे पास भी हक है कि हम दोनों साथ में मिलकर प्लान करें और साथ में ट्रिप में जाए। जेनी मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर तुम डिस्कस करो, और वो चली जाती है। शाओ लू से कहने लगती है कि डैडी आप तो कितने महान हो, आप ये सारे मॉडल्स के साथ घूमने जाने के लिए भी मान गए। तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ ही बहुत ही अच्छा। शाओ कहती है कि डैड आप फिक्र मत करो, जब मुझे कंपनी मिल जाएगी तो मैं आपको नर्सिंग होम में डाल दूंगी और फिर मैं और मॉम अकेले हैप्पी रहेंगे। तो लू भी उसके साथ ये कंपटीशन के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेनी को फिर से लू की मॉम ने मिलने के लिए बुलाई होती है और वो उसे वो लेटर दिखा देती है जिसमें साफ लिखा होता है कि लू ने अपनी जान के बदले में जेनी की लाइफ को मांगा है, इसलिए अब उसकी जान बचने वाली नहीं है। जेनी तो रोने लग जाती है और फिर इन लोगों को न्यूज़ मिलती है कि लू किडनैप हो गया है। ये लोग बहुत ही डर जाते हैं। जेनी तुरंत ही लू को बचाने के लिए जाती है, पर फिर जब उसे पता लगता है कि लू बस ये जानबूझ का झूठा किडनैपिंग का नाटक कर रहा था, तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं तुमसे आज ही डिवोर्स लूंगी। तो वो उसे फिर मना रहा होता है। तभी इतने में फिर जेनी को कॉल आती है कि उसकी बेटी शाओ किडनैप हुई है। तो ये सुनकर वो शॉक होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शाओ को यहाँ पर उस जियांग मियाओ की बेटी लिन ने पकड़ के रखी होती है और वो उसे सबक सिखा रही होती है कि अब तुम बचोगी नहीं। और फिर अब शाओ इसे अपना असली रूप दिखा देती है और इसे कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पकड़ी हुई है, बल्कि मैंने पकड़ी हुई हूँ। और फिर वो उसे यहाँ कैद कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम जो इतनी आसानी से मुझे बुली कर पा रही थी वो तुम कर रही थी, बल्कि मैं हो रही थी। फिर शाओ को बचाने के लिए जेनी भी यहाँ पर पहुँच जाती है और फिर अब इन लोग को लू के बारे में पता लगता है कि उसने किसी गुंडे से फाइट कर लिया और उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो फिर जल्दी से जेनी उसे देखने हॉस्पिटल में जाती है। अभी भी उसे होश नहीं आया होता है, तो जेनी बस उसे कह रही होती है कि तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, फिर तुम्हें अपनी बेटी के लिए बहुत सारे बॉयफ्रेंड भी तो ढूंढने। फिर लू से बातें करने के बाद जेनी जब यहाँ से चली जाती है तो लू से बात करने के लिए फिर यहाँ पर शाओ भी आई होती है और वो उसकी अब फिक्र कर रही होती है और कहने लगती है कि मैं सच में चाहती थी कि आप मॉम से दूर हो जाओ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बताने लगती है कि डैड मैं पहले आपसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि मॉम के लिए आप बहुत ज़रूरी हो और अब तो मैंने आपको माफ़ भी कर दी हूँ। और फिर यही सब बोलकर वो रोते हुए यहीं पर ही सर रख कर सो रही होती है। और तभी इतने में फिर जेनी भी यहाँ पर आ जाती है और वो लू के पास जब लेट जाती है तो शाओ फिर रोते हुए कहने लगती है कि मॉम मैं बस आप लोग के सामने अच्छा बनने का प्रिटेंड करती हूँ, लेकिन मैं बचपन से कोई अच्छी बच्ची नहीं थी। तो जेनी उसे कहती है कि मुझे इस बारे में पता है। तो ये सुनकर शाओ शॉक होती है और कहती है कि मॉम आपको पता है। तो फिर वो कहने लगती है कि तुम्हारी जो ट्रिक्स है वो कोई इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं पहचान ना पाऊँ, मैंने ऐसी कई ट्रिक्स खेल चुकी हूँ और देखो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कोई प्रिटेंड करके रहो, बल्कि तुम जैसी हो वैसी रह सकती हो। मैं अपनी बेटी को हर हाल में पसंद करूँगी और मुझे तुम में कोई कमी नहीं नजर आती। तो फिर शाओ बहुत ही खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर लू की मॉम इन लोगों से मिलने आई होती है और वो बताने लगती है कि उन्होंने अब कंपनी शाओ के नाम पर कर दी है, क्योंकि लू यही चाहता था। उसने अपनी मॉम को ये लेटर भी लिख कर गया था। फिर जेनी लेटर पढ़ने लगती है जिसमें उसने अपनी मॉम से भी माफ़ी मांगा होता है और शाओ से भी कि वो ना एक अच्छा बेटा था और ना अच्छा डैड था। और उसने लिखा होता है कि आप लोग मुझे मरने देना, मैं यही चाहता हूँ। फिर यहाँ पे डॉक्टर
लू के मॉम के कहने पर उसकी विश पूरी करने के लिए उसका मास्क हटाने आई होती है, पर जेनी नहीं निकालने देती और कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है। पर फिर इतने में लू को होश आ जाता है, तो जल्दी से डॉक्टर फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। फिर फाइनली हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और लू अब मज़े में ठीक हो चुका होता है और वो अपने कंपनी से भी रिटायर हो जाता है, और राव को कॉल पर कह रहा होता है कि अब कंपनी तुम संभालो, तुम यही चाहती थी ना, तो अब मज़े करो, मैं तुम्हारी मॉम के साथ मज़े करूँगा। तो वो कहती है कि डैड मैंने आपके लिए एक खास गिफ्ट भी भेजी हूँ। फिर हम देखते हैं कि लू और जेनी जब यहाँ साथ में होते हैं तभी लू के लिए एक पार्सल आता है और वो देखता है कि वो कीबोर्ड है। जेनी कहती है कि चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें नील डाउन करना होगा। तो वो बेचारा बस उस कीबोर्ड पे नील डाउन करने लगता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।